अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर आमिर सुखेरा। आज की जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं इसमें हम हिस्ट्री ऑफ पोल्ट्री इंडस्ट्री के बारे में मालूमात आपसे शेयर करेंगे। अक्सर हमसे सवाल पूछा जाता है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री का आगाज़ कहाँ से हुआ और ब्रॉयलर किस तरह वजूद में आया। तो अगर हम पोल्ट्री की तारीख़ पर नज़र दौड़ाएँ तो पोल्ट्री का आगाज़ आज से 3200 साल कबल मसीह इंडिया और चाइना के इलाक़ों में हुआ, जो कि जस्ट डोमेस्टिक लेवल पर था। तो उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया तो लोगों में कमर्शियल फार्मिंग का रुझान पैदा होने लगा। तो 20वीं सदी के बाद पोल्ट्री इंडस्ट्री पर सर्च स्टार्ट हुई और ब्रॉयलर को वजूद में लाया गया, जो कि पोल्ट्री की क्लासेस हैं जिनमें अमेरिकन क्लास, इंग्लिश क्लास, एशियाटिक क्लास, मेडिटेरियन क्लास और कॉन्टिनेंटल क्लास है। तो उनमें से 2 क्लासेस का चुनाव किया गया, जिनमें इंग्लिश क्लास है और अमेरिकन क्लास है। इंग्लिश क्लास में से मेल सेलेक्ट किया गया जो कि कॉर्निश था, और उसके साथ जो अमेरिकन क्लास है उसमें से प्लेमिथ रॉक जो फीमेल थी उसको सिलेक्ट किया गया और उनके मिलाप करवा के जो ब्रॉयलर का ब्रीडर है उसको वजूद में लाया गया, जो कि पहली दफ़ा 1923 के अंदर मिसेस वेलमी स्टीले ने पहला कमर्शियल फार्मिंग की, जिसमें उसने 500 बर्ड्स के साथ पहला फ्लाक पाला। इस तरह मिसेस वेलमी स्टीले को पायनियर ऑफ ब्रॉयलर इंडस्ट्री कहा जाता है, जो कि सुसेक्स काउंटी के इलाके डेलवेयर से तल्लुक़ रखती थी। इस तरह 20वीं सदी के मिड में मज़ीद रिसर्चेस का आगाज़ किया गया और एक प्रोग्राम चिकन ऑफ टुमारो, जो कि अमेरिकन ग्रोसर अटलांटिक एंड पैसिफिक के अंडर था, 1945 के अंदर उसका वजूद आया। और उसका काम क्या था कि मुख्तलिफ़ कंपनियां जो उस वक़्त उस दौर में मौजूद थी उनका आपस में कंपटीशन करवाया जाए और अच्छी से अच्छी ब्रीड की सिलेक्शन की जा सके। उस वक़्त की जो नामवर कंपनियां थी उनमें हबर्ड, वेंटरस, पिलेच, आर्बर एकर और पैटसन थी, और इन सब का क्राइटेरिया जो था वो मैच सिलेक्शन था। ये हैवी वेट फीमेल और हैवी वेट मेल सेलेक्ट करती थी। इनका कंपटीशन करवाया गया, जो कि 1946 के अंदर और 1947 में इनके सेमीफाइनल्स करवाए गए और 1948 में इनके फाइनल कंपटीशन करवाए गए। जो इनका कंपटीशन था उसका क्राइटेरिया क्या था कि उसमें 360 अंडे हर एक कंपनी अपनी ब्रीड की एक हैचरी, जिसका नाम ईस्टर्न शोर कंपनी था, उसमें जमा करवाते थे और बाद में उसके रिज़ल्ट लेकर इनका आपस में रिज़ल्ट दिखाए जाते थे कि कौन सी ब्रीड अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके बाद 1980 और 1990 के अंदर मज़ीद रिसर्च का आगाज़ किया गया और एक नई तंजीम वजूद में आई जिसका नाम BLUP था, जिसका मतलब बेस्ट लीनियर अनबायस्ड प्रिडिक्शन था, जिसमें मज़ीद काम किया गया क्योंकि जो पहली ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें मैच सिलेक्शन थी, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ फीड है वो बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि वेट गेन तो हो रहा था लेकिन जो फीड एफिशिएंसी थी और जो वेट गेन था वो बहुत कम था। इसलिए फिर मज़ीद वर्क किया गया कि अगर कमर्शियल फार्मिंग करनी है तो हमने उसको प्रॉफिटेबल बना सकें, और फीड एफिशिएंसी के ऊपर काम किया गया ताकि मज़ीद लाइव वेट और ज़्यादा लाइव वेट लिया जा सके, जो फीड कन्वर्जन रेशियो है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। इस तरह काम चलता रहा और एट द एंड दुनिया में 3 ग्रुप वजूद में आए, जिनमें एवियाजिन, कॉब वेंट्रस और ग्रीमाउड हबर्ड है। अब जो कॉब है इसके पास 4 ब्रीड हैं, जिनमें कॉब, वेंट्रस, सासो और हाइबो 2007 है। और इसके बाद जो एवियाजिन है, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट ग्रुप है और ये मोर देन 100 कंट्रीज़ को सर्व कर रहा है और 44% ऑफ द वर्ल्ड इसके अंडर है। इसकी जो ब्रीड हैं उनमें रास है, आर्बर एकर है, लो मैन इंडियन रिवर है और
पेटरसन है। इसके बाद जो दुनिया का तीसरा ग्रुप है जिसे ग्रीमोड हबर्ड कहते हैं, उसके पास ग्रीमोड फेरे और हबर्ड क्लास है। ये इन तीनों ग्रुप को बिलोंग करती हैं। अब हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ जो यूएस पोल्ट्री इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में ज़रा ब्रीफिंग देते हैं कि जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है उसके 5 लाइन हैं, 5 स्टेप हैं। जो सबसे नीचे है वो ब्रायलर है हमारे पास, उसके ऊपर है उसे पेरेंट स्टॉक या ब्रीडर कहते हैं, उसके ऊपर ग्रैंड पेरेंट आता है जो तीसरे नंबर पे है, और जो उसके ऊपर है उसको जीजीपी यानी कि ग्रेट ग्रैंड पेरेंट कहते हैं, और जो उसके ऊपर है उसे पेडिग्री या एलीट क्लास कहते हैं या प्योर लाइन कहते हैं। अब ये जो प्योर और एलीट क्लास है या जो जीजीपी है इसका वजूद पाकिस्तान में नहीं है। अब जो ये जो कंपनियां हैं, अब जो नई डेवलपमेंट हो रही है वो किन कामों के ऊपर काम कर रही है और मज़ीद बेहतरी लाना चाह रही है, उसके अंदर 3 मेन काम हो रहे हैं, जिसमें क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के ऊपर काम हो रहा है, और साथ में डीएनए चिप टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है जिसमें न्यू जीनोमिक जो ट्रेट्स हैं उनको सेलेक्ट किया जा रहा है, और साथ में जो कंप्यूटर नॉलेज है जिसको कंप्यूटर टोमोग्राफी भी कहते हैं उसके ऊपर काम हो रहा है। और ये जो 50 ईयर्स गुजर चुके हैं काम के, उसके अंदर बेसिकली यही काम किया गया है, लाइव वेट के ऊपर और फीड यूटिलाइजेशन के ऊपर काम किया गया है, ताकि एफसीआर को ज़्यादा से ज़्यादा गेन किया जा सके और जो हमारी कॉस्ट है उसको कम किया जा सके, और जो हमारी कमर्शियल फार्मिंग है इसको प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। अगर हम अब ओवरऑल द वर्ल्ड बात करें तो जो अगर पेरेंट स्टॉक ब्रीडर की बात की जाए तो 417 मिलियन ब्रीडर दुनिया में अवेलेबल है, और अगर ब्रैलर की बात की जाए तो 58 बिलियन ब्रैलर दुनिया में अवेलेबल है। अब इसके साथ साथ अगर हम एशिया की बात करें कि एशिया कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ओवरऑल द वर्ल्ड पोल्ट्री इंडस्ट्री में, तो जो नंबर 1 पे आता है वो चाइना इज़ द लार्जेस्ट पोल्ट्री प्रोडक्शन है इन द वर्ल्ड, जो कि 28,674 टन्स एग्स प्रोड्यूस कर रहा है और 10,233 टन्स पर एनम मीट प्रोड्यूस कर रहा है। अब जो जापान है वो इंडिया में 3rd नंबर पर है पोल्ट्री प्रोडक्शन के हवाले से, और जो हमारा पड़ोसी जो इंडिया है वो इस वक्त दुनिया में 2रे नंबर पर है पोल्ट्री प्रोडक्शन में, और जो हमारा पाकिस्तान है ये इन द वर्ल्ड इस वक्त 11वें नंबर पर मौजूद है पोल्ट्री प्रोडक्शन और पोल्ट्री इंडस्ट्री के हवाले से। अब जो एशिया है ये 1970 से पहले जो ओवरऑल द वर्ल्ड है उसमें 24% शेयर कर रहा था, लेकिन अब अगर अब की बात की जाए तो एशिया इस वक्त 60% ओवरऑल द वर्ल्ड जो पोल्ट्री प्रोडक्शन हो रही है उसके अंदर एशिया अपना पार्टिसिपेट कर रहा है, अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। शुक्रिया।